कहानी की शुरुआत एक सोल्जर से होती है जो खुद को एक डॉग के साथ जंगल में पड़ा हुआ पाता है। होश आने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। अपने वॉलेट में रखी आईडी देखकर उसे पता चलता है कि उसका नाम ब्रायन है। ब्रायन अभी अपनी पहचान समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी डॉग किसी दिशा में देखकर दौड़ पड़ता है और सामने मौजूद घने धुंध के अंदर घुस जाता है। ब्रायन भी उसके पीछे जाता है। उसे महसूस होता है कि यह धुंध बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह अजीब तरह से लहराते हुए एक दिशा में बढ़ रही थी। तभी उसे डॉग के दर्द से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वह करीब पहुंचता है तो देखता है कि डॉग एक पेड़ से लटका हुआ है, जैसे किसी खतरनाक क्रीचर ने उसे मार डाला हो। यह देखकर ब्रायन की पैंट गीली हो जाती है। वह घबरा जाता है और तुरंत धुंध से बाहर निकल आता है। इसके बाद कहानी पास के एक टाउन में पहुंचती है जहां ईव को उसके स्कूल से टीचर की जॉब से निकाल दिया गया था। घर लौटने पर उसका पति केविन उसे समझाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। उसका मन बदलने के लिए केविन ईव और उनकी बेटी इलेक्स के साथ फुटबॉल मैच देखने जाता है। उसी रात इलेक्स के कॉलेज में टीम की जीत की खुशी में पार्टी रखी गई थी। शुरुआत में केविन और ईव उसे जाने की अनुमति नहीं देते, लेकिन काफी जिद के बाद वे उसे उसके दोस्त एड्रियन के साथ भेज देते हैं, इस शर्त पर कि वह ड्रिंक नहीं करेगी। पार्टी में पहुंचकर इलेक्स और एड्रियन मजे करने लगते हैं। वहीं कुछ टीनेजर्स एड्रियन की चाल ढाल देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी फुटबॉल प्लेयर जाकर मामला शांत कर देता है। इलेक्स को पहले से ही जे पर क्रश था, इसलिए जब जे उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो वह अपने पेरेंट्स की बात नजरअंदाज करके उसके साथ ऊपर बेडरूम में चली जाती है। दूसरी ओर ब्रायन भागते भागते टाउन के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ऑफिसर्स को धुंध के बारे में बताता है। वह चेतावनी देता है कि उसने ऐसी धुंध जिंदगी में कभी नहीं देखी और जल्द ही टाउन तक पहुंच सकती है, इसलिए सभी लोगों को तुरंत यहाँ से निकाला जाना चाहिए। लेकिन पुलिस को लगता है कि ब्रायन नशे में है। उसकी बात पर विश्वास करने के बजाय वे उसे ही जेल में बंद कर देते हैं। अगली सुबह केविन और ईव को एहसास होता है कि एलेक्स रात भर घर नहीं लौटी। कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो बुरी तरह रो रही होती है। एलेक्स बताती है कि पार्टी में जे ने उसे ड्रिंक दी थी, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। उसे शक था कि नशे की हालत में जे ने उसके साथ कुछ गलत किया है। यह सुनकर ईव गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने एलेक्स को पहले ही सावधान किया था। वहीं केविन फैसला करता है कि वे तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद ऑफिसर पॉल स्कूल जाकर जे को बताता है कि एलेक्स ने उसके खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट दर्ज कराई है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर बाद केविन, ईव और इलेक्स को घर छोड़कर एड्रियन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। एड्रियन ही जे के खिलाफ उनका सबसे बड़ा गवाह था। यही केविन को पता चलता है कि जे कोई आम लड़का नहीं बल्कि पुलिस चीफ कॉनर का बेटा है। दूसरी ओर जे अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है और उसने एलेक्स के साथ कुछ गलत नहीं किया। कॉनर और बाकी ऑफिसर्स मामले की जांच में लगे ही थे कि तभी उन्हें टाउन के बाहर वही रहस्यमयी धुंध दिखाई देती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हवा धुंध के विपरीत दिशा में चल रही थी, फिर भी वह तेजी से टाउन की ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते वह पूरे इलाके में फैलने लगी। उधर टाउन के दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग दंपति नैटली और बेनेडिक्ट लेक के किनारे फिशिंग कर रहे थे। तभी अचानक बड़ी संख्या में फ्रॉग्स पानी से बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में कोई अजीब बदलाव हो रहा हो, क्योंकि नैटली और बेनेडिक्ट पहले रिसर्चर्स रह चुके थे, इसलिए उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि लगभग 150 साल पहले भी ऐसी ही रहस्यमयी घटना हो चुकी थी। इसी समय ईव अपनी बेटी एलेक्स को लेकर टाउन छोड़ने का फैसला करती है ताकि केस के दौरान लोग उसे परेशान न करें। रास्ते में वे टाउन के एकमात्र मॉल पर एलेक्स की दवाइयां लेने के लिए रुकते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन के आसपास धुंध पूरी तरह फैल चुकी थी। केविन ने गौर किया कि धुंध आने के बाद अचानक सभी मोबाइल सिग्नल्स गायब हो गए थे। ऑफिसर कॉनर और केविन स्टेशन के अंदर मौजूद लोगों को शांत करने चले जाते हैं, जबकि ऑफिसर पॉल इस धुंध को सामान्य समझकर उसके साथ सेल्फी लेने में लगा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उस पर अचानक कॉकरोचेस का झुंड हमला कर देता है। पॉल दर्द से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कॉनर और केविन बाहर दौड़ते हैं और उसकी हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। उसका आधा चेहरा बुरी तरह खाया जा चुका था। अब कॉनर समझ चुका था कि ब्रायन सच कह रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वे यहाँ रुके रहे तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकलना चाहता था। लेकिन केविन उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है क्योंकि एड्रियन अभी भी स्टेशन के अंदर था। केविन उसे लेने वापस जाता है और वहाँ उसे 2 अन्य कैदी भी दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि अगर उन्हें यहीं छोड़ दिया गया तो वे भी मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें भी साथ ले जाना चाहिए। इधर कॉनर डर के कारण अपना धैर्य खो बैठता है। वह केविन और बाकी लोगों का इंतजार किए बिना अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नैटली और बेनेडिक्ट भी धुंध को देखकर हैरान थे। वे उसके बीच से गुजरकर घर लौट रहे थे कि तभी एक आदमी अचानक पीछे से आकर बेनेडिक्ट को गोली मार देता है। वह इतना डरा हुआ था मानो खुद पर उसका बस ही न हो। इसके तुरंत बाद वह आदमी खुद को भी गोली मार लेता है। नैटली की आंखों के सामने दोनों की मौत हो जाती है। वह इतना डर जाती है कि जल्दी से पास के चर्च में छिप जाती है। अब उसे भी लगने लगा था कि इन सब घटनाओं के पीछे इसी धुंध का हाथ है। उधर पुलिस स्टेशन में केविन कैदियों के बारे में पूछता है। उनमें से एक वही सोल्जर ब्रायन था जिसे अपनी पहचान तक याद नहीं थी और पुलिस ने उसे नशेड़ी समझकर बंद कर दिया था। दूसरी कैदी अपना नाम मिया बताती है। वह एक ड्रग एडिक्ट थी और काफी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के कारण जेल में बंद थी। अब केविन ऑफिस में चाबियां ढूंढने लगता है ताकि एड्रियन के साथ ब्रायन और माया को भी बाहर निकाल सके। उधर मॉल में ईव
एलेक्स की दवाइयां लेने में व्यस्त थीं, जबकि एलेक्स अकेले पार्किंग एरिया में गाड़ी के अंदर बैठी थी। तभी उसने देखा कि चारों तरफ वही रहस्यमयी धुंध फैलती जा रही है। डरकर एलेक्स गाड़ी से उतरती है और मॉल की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन तब तक लगभग पूरा रास्ता धुंध से ढक चुका था। घबराकर वह चिल्लाने लगती है। खुशकिस्मती से ईव उसे लेने आ रही थी और दोनों सुरक्षित मॉल के अंदर पहुंच जाती हैं। इसी दौरान एक महिला अपने बेटे के साथ धुंध के बीच से घर जाने की कोशिश करती है। ईव उसे रोकते हुए कहती है कि यह धुंध बहुत अजीब है, ऐसी धुंध आज तक कभी नहीं देखा गया है, इसलिए बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन वह महिला उसकी बात नहीं मानती। कुछ ही पल बाद बाहर से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। जब लोग शीशे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही महिला बुरी हालत में खड़ी है। उसका आधा चेहरा बुरी तरह फाड़ दिया गया था। यह देखकर पूरे मॉल में दहशत फैल जाती है। सभी समझ जाते हैं कि धुंध के अंदर कोई बेहद खतरनाक चीज मौजूद है। उसी समय एलेक्स की नजर जे पर पड़ती है, जो उसी मॉल में मौजूद था। दूसरी ओर कॉनर, जो पुलिस स्टेशन से अकेले भाग आया था, अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जानवर उसकी कार से टकरा जाता है। मजबूर होकर उसे पैदल भागना पड़ता है। डर के मारे वह भी पास के चर्च में छिप गया, जहाँ पहले से नेटली छिपी हुई थी। नेटली उसे बताती है कि धुंध के बीच उसके पति बेनेडिक्ट और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। कॉनर जवाब देता है कि ऐसी घटनाएं पूरे टाउन में हो रही हैं, इसलिए फिलहाल बाहर निकलना खतरनाक है। इधर मॉल में ईव की सलाह पर सभी एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। फैसला होता है कि जब तक धुंध हट नहीं जाती और पुलिस से संपर्क नहीं हो जाता, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एलेक्स जे से दूर रहना चाहती थी, इसलिए वह अपनी माँ के साथ मॉल के अलग अलग दरवाजे बंद करने लगती है। उधर केविन को पता चल चुका था कि कॉनर उन्हें छोड़कर भाग गया है। वह माया को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और सीधे मॉल की तरफ बढ़ने को कहता है, क्योंकि उसे ईव का मैसेज मिला था कि वह और एलेक्स वहीं हैं। केविन की योजना थी कि पहले अपने परिवार को सुरक्षित निकाले और फिर सभी के साथ टाउन छोड़ दे। इसी बीच मॉल के अंदर ईव देखती है कि एक हॉलवे में धुंध घुस चुकी थी और वहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज मारे जा चुके थे। तुरंत उस हिस्से को सील कर दिया जाता है। मॉल मैनेजर का अनुमान था कि शायद कोई विंडो खुली रह गई होगी जिससे धुंध अंदर आई, लेकिन अब भी किसी को यह नहीं पता था कि धुंध में ऐसा क्या है जो लोगों को इतनी भयानक मौत दे रही है। किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। तब मैनेजर पूछता है कि क्या किसी के पास सैटेलाइट फोन या रेडियो है जिससे बाहर संपर्क किया जा सके। जल्द ही पता चलता है कि एक सैटेलाइट रेडियो उसी हॉलवे में रखा है जहां धुंध भर चुकी है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। काफी चर्चा के बावजूद कोई वॉलंटियर नहीं मिलता। हालांकि सभी जानते थे कि उस डिवाइस के बिना मदद बुलाना लगभग नामुमकिन है। तभी जे एक सुझाव देता है। वह कहता है कि पहले ड्रोन भेजकर बाहर और हॉलवे की स्थिति देखी जाए। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक ड्रोन लाकर उड़ाया जाता है। उसकी मदद से उन्हें वह टूटी हुई विंडो भी मिल जाती है जिससे धुंध अंदर दाखिल हुई थी। चारों तरफ बस लाशें और खून फैला हुआ था। ये नजारा देख के सबकी फटके हाथ में आ जाती है। दूसरी तरफ केविन का ग्रुप मॉल की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में कुछ हथियारबंद लोग उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वे गन्स तानकर उनकी कार मांगते हैं ताकि खुद वहां से निकल सकें। लेकिन अब मियां ने गाड़ी सीधे उन लोगों की तरफ मोड़ दी और किसी तरह वहां से निकल गई। मगर घने धुंध की वजह से रास्ता साफ नहीं दिखा और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पलट गई। खुशकिस्मती से किसी को गंभीर चोट नहीं आई और चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। अब वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ते में नशे की लत के कारण मियां को कई बार अजीब से भ्रम होने लगे, लेकिन ब्रायन ने उसे संभाल लिया। आखिरकार वे उसी चर्च तक पहुंच गए जहां पहले से नेटली और बाद में ऑफिसर कॉनर छिपे हुए थे। चर्च पहुंचते ही मियां और केविन कॉनर पर भड़क उठे, क्योंकि वह उन्हें पुलिस स्टेशन में छोड़कर भाग आया था। लेकिन कॉनर ने उल्टा केविन को ही दोषी ठहराया कि उसने उसकी अनुमति के बिना कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद उसने मियां को दोबारा हैंडकफ लगा दी और उसे ब्रायन के साथ बांध दिया। दूसरी तरफ मॉल में मौजूद लोग आखिरकार एक लकी ड्रॉ करने पर सहमत हुए। फैसला हुआ कि जिसका नाम निकलेगा वही जोखिम उठाकर उस हॉल में जाएगा जहां सैटेलाइट डिवाइस रखा था। दुर्भाग्य से ईव का नाम निकला, जिसे सुनकर एलेक्स घबरा गई। हालांकि क्लिंट नाम का एक इलेक्ट्रिशियन भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे टेक्निकल जानकारी थी। दोनों सावधानी से उस हॉल में पहुंचे जहां कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। वे जल्दी से उस कमरे तक पहुंचे और सैटेलाइट रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच ईव ने देखा कि क्लिंट किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसे शक हुआ और उसने कहा कि रेडियो बाहर सबके पास ले जाना चाहिए, मगर क्लिंट ने गन दिखाकर उसे रोक दिया और कहा कि जब तक वह अपने साथियों से बात नहीं कर लेता, रेडियो कहीं नहीं जाएगा। मौका मिलते ही ईव रेडियो उठाकर बाहर भागी। क्लिंट भी उसके पीछे दौड़ा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान गलती से क्लिंट की अपनी ही गोली उसे लग गई और उसकी मौत हो गई। वहीं सैटेलाइट रेडियो भी टूटकर बेकार हो गया। ईव क्लिंट की गन लेकर वापस मॉल में पहुंची। उसे डर था कि अगर वह पूरी सच्चाई बताएगी तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि क्लिंट उससे बिछड़ गया था और बाद में उसे मरा हुआ मिला। उसने यह भी कहा कि रेडियो किसी काम का नहीं था। उधर चर्च में सभी फ्यूचर को लेकर परेशान थे। एड्रियन ने केविन से पूछा कि अब आगे क्या किया जाए। केविन ने फैसला किया कि वे रात चर्च में ही बिताएंगे और सुबह होते ही मॉल की ओर निकलेंगे। मॉल में भी लोग आराम करने लगे। ईव ने सेफ्टी के लिए क्लिंट की गन अपने पास छिपाकर रख ली ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना बचाव कर सके। अगली सुबह केविन और एड्रियन बाहर निकले। उन्हें पास में एक बंद पड़ी कार दिखाई दी। तभी केविन को याद आया कि मियां को गाड़ियां ठीक करना आता है। उसे उम्मीद थी कि मियां इस व्हीकल को चालू कर सकती है। वह कॉनर के पास गया और मियां को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कॉनर ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मियां एक क्रिमिनल है और वह उसे आजाद नहीं कर सकता। इस पर केविन गुस्से में आ गया और याद दिलाया कि कॉनर खुद उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया था, लेकिन फिर भी कॉनर अपनी जिद पर अड़ा रहा।
वहीं मॉल में सुबह उठते ही जे ने देखा कि बाथरूम में मौजूद 2 सोल्जर्स ने खुदकुशी कर ली है। किसी को नहीं पता कि यह कैसे हुआ। इस छोटे टाउन में लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोगों को शक होने लगा कि अचानक इतने सोल्जर्स यहाँ क्यों पहुंचे और कहीं धुंध वाली आपदा के पीछे उनका हाथ तो नहीं। तभी उन्हें मॉल में एक और सोल्जर मिला जो लोगों के बीच छिपा था। उसने बताया कि वह सिर्फ आर्मी ड्राइवर है और धुंध के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। उधर चर्च में केविन ने तय किया कि वह मिया और ब्रायन को छुड़ाएगा। उसने एड्रियन को कॉर्नर पर नजर रखने भेजा और खुद चुपके से दोनों कैदियों के पास पहुंचा। केविन ने कहा कि बाहर निकलते ही मिया को सामने खड़ी कार ठीक करके स्टार्ट करनी होगी ताकि सभी यहाँ से निकल सकें। लेकिन बाहर कॉर्नर एड्रियन पर भड़क रहा था क्योंकि वह उसके बेटे जे के खिलाफ गवाही देने को तैयार था। तभी केविन भी वहां पहुंच गया और दोनों में बहस शुरू हो गई। केविन ने साफ कहा कि जे अगर दोषी है तो बच नहीं पाएगा। गुस्से में कॉर्नर ने केविन को भी ब्रायन और मिया के साथ बेसमेंट में बंद कर दिया। दूसरी तरफ मॉल में एलेक्स अब भी जे से दूरी बनाए हुए थी। जे उसके पास आया और समझाने लगा कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। उसके मुताबिक बेडरूम में जाने के बाद एलेक्स ड्रिंक पीकर सो गई थी और शायद सुबह उसे गलत फहमी हुई। फिर भी एलेक्स उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान मॉल के 2 लोग यह जानना चाहते थे कि धुंध में लोगों के साथ आखिर होता क्या है, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे 2 सोल्जर्स की बॉडीज बाहर छोड़ दिया और डोर के पास से उन्हें देखने लगे। उधर चर्च में नैटली पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह धुंध में निकलकर अपने घर जाने लगी। तभी एक सर्वाइवर माइक उसे रोकने दौड़ा, लेकिन अचानक एक बटरफ्लाई उसके कान में घुस गई। कुछ ही सेकंड में माइक बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी बॉडी में भयानक बदलाव शुरू हो गए। पीठ की स्किन फटने लगी और वहां से 2 बड़े पंख निकल आए। इसी बीच कॉर्नर और चर्च का पास्टर पहुंचकर नेटली को वापस अंदर ले आए। माइक की हालत देखकर सभी दहशत में आ गए। अब साफ था कि धुंध इंसानों की फिजिकल शेप तक बदल सकती है। वहीं मॉल में पूरा दिन गुजर गया, लेकिन बाहर रखी बॉडीज के साथ कुछ नहीं हुआ। तभी तीसरा सोल्जर वहां पहुंचा और उन लड़कों के साथ लड़ने लगा। उसने कहा कि वे मरे हुए सोल्जर्स के साथ गलत कर रहे हैं। मॉल मैनेजर भी वहां आ गया और उसने सभी को डांटा। उसने कहा कि हम किसी के साथ ऐसे टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसके बाद मैनेजर ने सभी लोगों को इकट्ठा करके कुछ नए रूल्स बताए। उसने कहा कि अगर लंबे समय तक यहीं फंसे रहना पड़ा तो रिसोर्सेज बचाने होंगे, इसलिए अब फूड और जरूरी सामान कुछ चुनिंदा लोगों के कंट्रोल में रहेगा और सीमित मात्रा में बांटा जाएगा। सबसे सख्त रूल ये था कि जो भी बाकी लोगों की जान खतरे में डालेगा उसे मॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि ईव समेत कई लोग इन रूल्स से सहमत नहीं हुए। उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया और मॉल के दूसरे हिस्से में रहने का फैसला किया। इसी बीच जे एलेक्स को समझाने आया कि वह उनके ग्रुप के साथ रहे, लेकिन अपनी बेटी के पास उसे जाता देख ईव ने अचानक उस पर गन तान दी। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ईव के पास गन है। मैनेजर ने किसी तरह माहौल को शांत किया, जिसके बाद ईव, एलेक्स और उनका छोटा ग्रुप मॉल के स्टोरेज रूम में जाकर अपने टेंट लगाने लगा। दूसरी तरफ एड्रियन आखिरकार फादर की जेब से चाबी चुराने में सफल हो गया और केविन, मिया, ब्रायन को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया। वे चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉर्नर ने उन्हें देख लिया। हालांकि कॉर्नर अपनी गन निकाल पाता उससे पहले केविन ने उसे जोरदार पंच मारकर बेहोश कर दिया। चारों तुरंत वहां से भागकर उस खराब पड़ी कार तक पहुंचे। मिया ने वायरिंग ठीक करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। अब उनके पास कोई दूसरा व्हीकल ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केविन को याद आया कि पास ही एक गैस स्टेशन है, इसलिए सबने वहां पैदल जाने का फैसला किया। एड्रियन ने रास्ते में सबको चेतावनी दी कि माइक के साथ जो हुआ था उसे देखते हुए उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। केविन के इशारे पर सभी धुंध के बीच दौड़ते हुए गैस स्टेशन पहुंच गए। इसी दौरान मॉल में इलेक्स ने अपने पिता केविन के लिए एक मदद वाला मैसेज लिखकर उसे हीलियम बैलून से बांध दिया और आसमान में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि केविन तक वह संदेश पहुंच जाएगा। मॉल के अंदर मैनेजर लोगों को गेम शॉप से सामान देता है ताकि उनका ध्यान बंटा रहे और वे आपस में झगड़ने न लगें। उधर गैस स्टेशन पहुंचकर केविन और उसके साथियों को कोई व्हीकल नहीं मिला, इसलिए वे अंदर जाकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वहां एक कार आकर रुकी। उसका ड्राइवर ल्यूक था, जिसे केविन पहले से जानता था क्योंकि ल्यूक का बेटा ईव की क्लास में पढ़ता था। ल्यूक ने बताया कि वह अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जबकि उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी है। केविन और उसके साथियों ने रास्ते में ल्यूक के बेटे की लाश देखी थी, लेकिन केविन ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। वह पहले ल्यूक की मदद से मॉल तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने ल्यूक से कहा कि शायद उसका बेटा मॉल में मौजूद हो। लेकिन मिया को यह झूठ पसंद नहीं आया और उसने ल्यूक को पूरी सच्चाई बता दी। शुरुआत में ल्यूक को यकीन नहीं हुआ। उसने गन निकाल ली और केविन पर शक करने लगा। सभी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी ब्रायन बीच में आ गया। गन छीनने की कोशिश में दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और गलती से चली गोली ब्रायन के पैर में लग गई। ल्यूक का ऐसा इरादा नहीं था। सच्चाई जानने के बाद उसने अपनी कार केविन के ग्रुप को दे दी, जबकि वह खुद गैस स्टेशन पर ही रुक गया। पत्नी और बेटे को खोने के बाद उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। ब्रायन की हालत बिगड़ती देख केविन ने मॉल जाने का प्लान बदल दिया और उसे सीधे टाउन हॉस्पिटल ले गया। हैरानी की बात थी कि 2 दिन से चल रही इस आपदा के बावजूद हॉस्पिटल अब भी काम कर रहा था। हालांकि वहां सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा था और दवाइयों की मात्रा भी बेहद सीमित थी। दूसरी ओर मॉल में भी समय के साथ फूड और जरूरी सप्लाईज लगातार कम होती जा रही थी।